हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मंजू जीएस विस्तार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में बातें की थी कि हम आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर्स को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, हम आज उनको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप से आपको सोचना है और किस टाइप से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें प्रश्नों के उत्तर में कंफ्यूजन होती है कि कौन सा उत्तर सही है और कौन सा उत्तर गलत है। तो आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी समस्याओं का समाधान हो सके। तो आज की क्लास हम यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विद्यार्थी के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए, यानी कि उनके निदान के बाद में क्या होना चाहिए। यानी विद्यार्थी के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं, ठीक है, जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन वाइज हम पहले देखेंगे। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। ठीक है, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि समुचित उपचारात्मक कार्य। तीसरा ऑप्शन कह रहा है सघन अभ्यास कार्य। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिएगा कि जो ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन बता रहा है, यहाँ पे बोला है जो रिक्तियाँ रह जाती हैं। रिक्तियाँ रह जाने का मतलब है कि जो बच्चों को समझ में नहीं आता है उनसे मतलब है। तो उनके निदान के बाद में, यानी कि आपने पता कर लिया। निदान का मतलब होता है कि आपने जो भी कमियां हैं उनके बारे में पता कर लिया। तो आपको पता है कि जब भी आप अपना चेकअप कराने के लिए जाते हैं तो जब भी आप क्या करते हैं, पहले टेस्ट कराते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट हुआ। और जब ब्लड टेस्ट में कोई भी निदान, जो भी निदान है आपने करवा लिया, उसके बाद में क्या होता है, डॉक्टर आपका उसके हिसाब से उपचार करता है। उसी टाइप से इसमें क्या दिया हुआ, निदान जब कर लिया है तो निदान के बाद में क्या होगा, यानी समुचित उपचारात्मक कार्य होगा। पहला ऑप्शन देखिए, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। तो शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताएंगे तो इससे क्या रिक्तियाँ पूरी हो जाएंगी, नहीं पूरी हो पाएंगी। तो सघन अभ्यास कार्य, अगर आप, हमने कहा है कि अगर कहीं पे भी अभ्यास कार्य के बारे में बात हुई हो, रटने के बारे में बात हुई हो, इस टाइप की जो भी बातें हैं वो नेगेटिव पॉइंट्स में आ जाता है। तो हम ऑप्शन नंबर सी को गलत कर देंगे। सभी पाठों को अभिव्यक्ति रूप से दोहराना, आप बार बार पाठ दोहराने के लिए कहेंगे तो बच्चा इस टाइप से तो क्या होगा, रट्टू तोता बन जाएगा। आपको रटंत विद्या का यूज़ नहीं करना है, रटाने पे बल नहीं देना है। तो आपको ऑप्शन यहाँ पे जो सबसे अच्छा ऑप्शन है, निदान के बाद में हमेशा क्या होगा, उसका उपचार करना है। एक चीज और बता दें फ्रेंड्स आपको कि जो ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के मैं उन्हीं प्रश्नों को करा रही हूँ जो कि आपके जूनियर लेवल टेट के पेपर, यानी सीटेट के जूनियर लेवल एग्जाम से पूछे गए हैं। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो सारे क्वेश्चन मैं हमेशा इसी टाइप से प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2 इस टाइप से मैं करते हुए आपको सॉल्व कराऊंगी। अगर आपने जूनियर लेवल का फॉर्म भरा है तो उसके लिए तो सुविधा होगी ही होगी, और अगर आपने प्राइमरी लेवल के लिए भी केवल फॉर्म भरा है तब भी आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप अगर जूनियर लेवल सीटेट के लिए तैयारी कर लेते हैं तो आपको प्राइमरी लेवल के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको डेली प्रैक्टिस करवा सकूँ, क्योंकि इस टाइम पे मीन समय बहुत कम है और आपको प्रैक्टिस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो देखिए, पहले वाले में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी समुचित उपचारात्मक कार्य। नेक्स्ट है सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, सृजन करवाना, बच्चों की सृजन क्षमता का विकास करना है। और सृजन क्षमता का अगर विकास करना है तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। यहाँ पे भी देखिए स्ट्रिक्टनेस पर ध्यान दिया गया, बच्चों के साथ किसी टाइप की स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखानी है। प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, आप सामने शिक्षण दीजिए और सामने उससे प्रश्न करिए। ठीक है, क्या इससे सृजनात्मकता का कोई संबंध आपको स्पष्ट दिख रहा है? आपको पहले सारे
उत्तरों को ध्यान से देखना है। जो आंसर सबसे सटीक लगे, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव हो, आपको उसी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो सी ऑप्शन कह रहा है विषय वस्तु आधारित प्रश्न। केवल आप विषय वस्तु आधारित प्रश्न पूछते जाइए, बच्चों की सृजनशीलता नहीं बढ़ेगी, बच्चा बोर होने लगेगा। मुक्त वस्तु वाले प्रश्न, ये देखिए मुक्त वस्तु वाले प्रश्न, अगर आप उनसे स्वतंत्र रूप से बोलने के लिए विस्तृत निबंधात्मक प्रश्नों की अगर आप व्याख्या करने के लिए कहेंगे तो बच्चे के मन में जो भी होगा वे अपने आप से बताएंगे। किसी चीज़ पे आप विस्तृत व्याख्या के लिए आप मुक्त वाले जो भी प्रश्न हैं आप उनसे पूछिए, बच्चा जो भी उसके मन में होगा वो आपको स्वेच्छा से बता देगा बच्चा। तो आपको कोशिश करना है कि बच्चों को मुक्त वस्तु वाले जो प्रश्न हैं वो पूछिए, तो बच्चे के अंदर क्या होगा, सृजनात्मक शक्ति का विकास होगा। नेक्स्ट है भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को किस रूप में जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए। यानी कि भारतीय समाज की बहुभाषिकता, बहुत सारी भाषिकता विशेषता को किस रूप में देखा जाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन कह रहा है शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में आपको बहुभाषिक, एक तो बहुभाषा, ठीक है, बहुभाषिकता से मतलब है कि जब कोई भी टीचर है या बच्चा है, अगर टीचर है उसको बहुभाषिकता का ज्ञान है तो किसी भी स्टेट से आया हुआ बच्चा होगा तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, ठीक है, उसी की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में। यहाँ पे जटिलता से कोई तात्पर्य नहीं होना चाहिए। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं। दिया हुआ है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाधा के रूप में, अगर बाधा के रूप में होगा तो हम इसको विशेषता क्यों कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे बाधा के रूप में निगेटिव पॉइंट है, इसको कट कर दीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधनों के रूप में। हाँ, विद्यालयी जीवन को आप समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में बहुभाषिकता का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता को चुनौती के रूप में, आप शिक्षक को चुनौती देना चाहते हैं। यहाँ पे कोई भी निगेटिव पॉइंट नहीं ध्यान में रखना है। तो सबसे जो सटीक आंसर, सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। अगर आपको विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाना है तो एक संसाधन के रूप में आप बहुभाषिकता का यूज कर सकते हैं। यानी कि अभी मैंने बताया है कि अगर बहुभाषिकता का यूज करेंगे तो कहीं से भी अगर बच्चा किसी भी लैंग्वेज वाला बच्चा होगा, अगर उसको किसी भी लैंग्वेज में समझ में आता होगा तो आप आसानी से उस बच्चे को उसकी लैंग्वेज में समझा सकते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। अब हम नेक्स्ट हम बात करेंगे कि शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। देखिए हमने बोला है कि नहीं, जहाँ पे भी होगा उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। किस चीज़ के लिए, ध्यान दीजिएगा, शिक्षक जो प्रश्न पूछते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए। निगेटिव पॉइंट है ये, कभी भी ये इस चीज़ पे बल नहीं देना चाहिए। फिलहाल अभी ऑप्शन हम आगे भी पढ़ेंगे। कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए, आप तो बड़े अच्छी बात है कि आप बच्चों को बोलिए कि वो चाहे बेहिचक तरीके से जितने मन में प्रश्न आ रहे हैं अगर आप पूछने के लिए बोलते हैं तो ये अच्छी बात है, ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ये तो पॉजिटिव पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने के लिए। यहाँ पे सहभागिता यानी कि आपस में अंतः संबंध स्थापित करते हुए बच्चे को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे क्या समूह कार्य में बल दिया गया है। तो समूह कार्य तो एक पॉजिटिव चीज़ है, आपको याद रखना है कि समूह कार्य जहाँ बात की जाती है वो पॉजिटिव बात को दर्शा रहा है। नेक्स्ट है अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने के लिए। तो बच्चे को पाठ्य सहगामी क्रियाओं में तो हिस्सा लेना है, क्रिया करने पे बल दिया गया है, कार्य करके सीखने पे बल दिया गया है, तो ये भी एक पॉजिटिव आंसर है। और निगेटिव वाले आंसर को चूज करना है, तो निगेटिव आंसर केवल कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए। जहाँ पे भी याद करने की बात होती है उसको हमेशा निगेटिव पॉइंट होता है और हमें निगेटिव पॉइंट को ही चूज करना था, ठीक है। तो शायद समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। देखिए रचनात्मक आकलन करना है आपको, ठीक है, बच्चे को के अंदर रचनात्मक आकलन
करना है, उसके लिए कौन सा उचित उपकरण नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा गया है। प्रश्नोत्तरी और खेल, अगर आप प्रश्न उत्तर करते हैं, खेल से संबंधित मीन्स खेल खेल करवाते हैं, तो ये तो आपका रचनात्मक आकलन हो गया। आप इसमें देख सकते हैं बच्चा आप प्रश्न पूछ रहे हैं, अपने हिसाब से वो आंसर दे रहा है, तो ये रचनात्मकता को दिखा रहा है। दत्त कार्य, आप कोई भी कार्य दीजिए, वो आंसर लिखेगा, ठीक है, वो आंसर जो भी करेगा उसमें भी आपको रचनात्मकता दिखाई देगी कि बच्चे ने अपने आप से क्या सोचा है, क्या लिखा है। मौखिक प्रश्न, यानी अगर आप उससे मौखिक प्रश्न पूछते हैं तब भी वो अपने दिमाग से क्या करेगा, अपने हिसाब से आंसर्स देगा, इसलिए ये भी रचनात्मक हो गया। यहाँ पे सत्र परीक्षा, अगर आप सत्र परीक्षा कराते हैं तो इससे रचनात्मकता का कोई तात्पर्य नहीं है, हो सकता है बच्चा रट के आ जाए, ठीक है। सत्र परीक्षा कोई रचनात्मकता के आकलन का उचित उपकरण नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट आप ऑप्शन देखिए, प्रश्न देखिए कि यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो ये कह रहा है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यांकन का क्या मुख्य उद्देश्य होना चाहिए? सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, ठीक है। इसको हम अभी ऑप्शन आगे पढ़ेंगे कि आपने जो भी सीखने में कमियां आई हैं उसका निदान करना और उपचार करना, आपको मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, ठीक है। शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, यहाँ पे बच्चे की निगेटिविटी नहीं दिखानी है कि बच्चा हताश और निराश हो जाए। शिक्षार्थियों की त्रुटि निकालना, यहाँ पे त्रुटि निकालने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। शिक्षार्थियों को उपलब्धि को मापना, हाँ, शिक्षार्थी की उपलब्धि को मापने के लिए ही मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। उसने कितना सीखा है बच्चे ने, इसी चीज़ को हमें मेज़र करना है, इसी चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। जब हमें उपलब्धि पता चलेगी तब, अभी हम देखेंगे कि पहले और तीसरे ऑप्शन में हमने पहले वाले को क्यों नहीं लगाया है, ठीक है। यह निर्णय लेना, डी ऑप्शन है कि यह निर्णय लेना कि विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए कि नहीं, यानी कि इसलिए मूल्यांकन नहीं किया जाता है कि बच्चे को प्रोन्नत करना है कि नहीं करना है, नहीं, इससे मतलब नहीं है। देखिए, पहला और तीसरा ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकती है, तो पहले आप उपलब्धि पता करेंगे तभी तो आप क्या करेंगे, उनकी कमियों का निदान करेंगे और उपचार करेंगे। जब तक हमें पता ही नहीं कि उसकी उपलब्धि, वो बच्चा कहाँ तक पहुँचा है, तब तक आप उपचार और उपलब्धि मीन्स कमियों का निदान नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। तो शायद आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आने लगा होगा, और मेरा टारगेट है कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है, ठीक है। अभी ध्यान देते हैं कि सीखना जो है वो मूल रूप से मानसिक क्रिया है, ठीक है। सिर्फ मानसिक क्रिया ही सीखना है, आप अपने हिसाब से सोचिएगा। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ है। क्या बच्चे ने अगर गलतियां की हैं तो क्या आपने सीखा नहीं? अगर आप कोई भी काम करते हैं और उसमें कोई भी गलती हो जाती है तो क्या कोई ये कह देगा कि आपने कुछ भी सीखा नहीं है? ये तो गलत पॉइंट, ये तो निगेटिव पॉइंट हो गया, ठीक है। सीखना, सी ऑप्शन है, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। देखिए, आपको जो चीज़ संतुष्टि दे, आपको लगेगा कि हाँ, हमने ये चीज़ सीख ली है, यानी सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो, यानी जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्टि देने वाला हो, यानी संतुष्ट हो रहा है तो यानी आपने वो चीज़ सीख ली है। नेक्स्ट है, सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों को प्रभावित नहीं होता है, यानी कि इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी है वो पूरी तरह से सटीक आंसर है, यानी मानसिक क्रिया केवल नहीं कह सकते हैं सीखने को। तो आपको जो चीज़ संतुष्टि दे, सकारात्मक जिसका आपको प्रभाव दिखाई दे, वही क्या है, सीखना है। नेक्स्ट देखिएगा, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। जो बच्चे निःशक्त हैं, ठीक है, जो बच्चे निःशक्त हैं उन बच्चों के लिए समेकित शिक्षा
कि केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य क्या है। यानी कि देखिए, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों में अवसर उपलब्ध कराना, जो भी बच्चे हैं, निःशक्त हैं, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से या किसी अन्य रूप से पिछड़े हुए बच्चे हैं, तो ऐसे बच्चों को आपको किस टाइप के शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। यानी कि ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों में, निःशक्त है, कोई ज़रूरी है कि वो ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालय में ही पढ़ाया जाए। बाई चांस उसकी मानसिक क्षमता कम है, वो धीरे धीरे सीख पाता है, तो क्या आप उसको ज़बरदस्ती ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालय में डाल देंगे? ऐसा तो गलत होगा। नियमित विद्यालयों में। नेक्स्ट है विशेष विद्यालयों में या मुक्त विद्यालयों में। तो जो विद्यालय क्या है, जो विद्यालय रेगुलर रूप से चल रहे हैं, आप बच्चों को उन्हीं के साथ पढ़ाइए। क्या है, यानी कि यहाँ पे बोला गया नियमित विद्यालयों में, ठीक है। जो निःशक्त बच्चे हैं उनको आप कहाँ पढ़ाएंगे? नियमित विद्यालयों में, ताकि उनके अंदर हीन भावना ना आए, उन्हें ऐसा ना लगे कि हम किसी चीज़ में पिछड़े हुए हैं, उनके मन में निगेटिविटी नहीं लानी है, बच्चों के अंदर हीन भावना नहीं लानी है। इसलिए आप क्या करेंगे कि आपको बच्चों को क्या करना है, आपको बच्चों को नियमित विद्यालय में, जिस टाइप से रेगुलर विद्यालय चल रहे हैं उनमें बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। समावेशी शिक्षा यही कहती है। हम बाद में समावेशी शिक्षा पे बहुत विस्तृत रूप से बात करेंगे। तो अभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। तो जो इसका आंसर होगा नियमित विद्यालयों, ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव विकास। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? हमने ये मानव विकास यानी कि विकास की अवधारणा जब हमने पढ़ाया था, अगर आपने मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। उसमें जब हमने सिद्धांतों की बात की थी तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिवर्ती सिद्धांत के बारे में क्या मैंने बताया है? निरंतरता का सिद्धांत। विकास क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अनुक्रमिकता यानी कि क्रम वाइज चलता है। हर अवस्था का एक क्रम निर्धारित है, ठीक है। सामान्य से विशेष की ओर ध्यान दिया गया है। लेकिन प्रतिवर्ती, विपरीत कभी भी नहीं होता है, ठीक है। तो विकास का ये वाला सिद्धांत नहीं है, गलत वाले को ही छांटना था, तो यही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। यानी जो बच्चे पहले सीख चुके हैं, ठीक है, आप उनमें क्या कर रहे हैं कि जो बच्चे पहले सीख चुके हैं आप उनकी अगर पुनरावृत्ति करा रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं, प्रत्यास्मरण और शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। तो यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है, जिससे सीखना सुदृढ़ हो जाता है। आप स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए सुविधाजनक शुरुआत है। कक्षा अनुदेशन के लिए सुविधाजनक शुरुआत है। नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। डी ऑप्शन कह रहा है पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है। देखिए, जहां पर भी कोई भी बात, यानी बच्चों को आपको पुरानी चीज़ से क्या कर रहे हैं, नई चीज़ को सिखा रहे हैं। यानी कि आप बच्चे को कुछ भी पता है, जैसे आप पेड़ के बारे में बता रहे हैं तो आपने बच्चे को बोला कि विशेष प्रकार के पेड़ के बारे में बता रहे, तो आपने क्या किया, बच्चों को जो भी पता है कि पेड़ों के बारे में आपको क्या पता है, तो वो क्या करेंगे, पुरानी चीज़ को जब रिलेट करेंगे नई चीज़ से, तो बच्चा बहुत आसानी से और बहुत ही सुविधाजनक तरीके से जोड़ देता है। और इस चीज़ पे जोर दिया गया है कि आप जो भी बच्चे के अंदर पूर्व जानकारी है उससे जोड़कर अगर आप पढ़ाते हैं, किसी चीज़ को समझाते हैं, तो बच्चा आसानी से सीख जाता है। तो यहाँ पे इस चीज़ में देखिए, ऑप्शन नंबर जो ये सी वाला है, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। जहाँ पर भी इस टाइप की बात दी गई हो, समझ जाइएगा वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। यानी कि समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रतिक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना,
याद करने के योग्य बनाना, यानी कि यहाँ पे निगेटिव बात आ गई है, ध्यान दीजिएगा। याद करने के योग्य कभी नहीं बनाना है बच्चों को हमेशा, और आपको समझ के लिए शिक्षण देना है, आपको उनको समझ, उनके अंदर समझ विकसित करनी है। और यहाँ याद करने की बात पे बल दिया गया है, तो इस पे आप बाद में आइएगा, पहले आप और ऑप्शन पढ़ लीजिए। परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप कोई भी बच्चे के अंदर कोई भी परिघटना है या अवधारणा है, यानी कि कोई भी सुविचार उनके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, तो आप उनको अभिव्यक्त करने के लिए कह रहे हैं, ये तो पॉजिटिव बात हो गई। नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, उदाहरण के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये भी पॉजिटिव बात हो गई। समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, यानी आप अंतर स्पष्ट करते हुए बच्चों की सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया। तो इसमें आपको निगेटिव वाला छांटना था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रतिक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। याद करने वाली बात हमेशा निगेटिव बात को दिखाती है। तो आपने देखा कि कितने आसान तरीकों से और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन हर बार आते हैं। ये मत सोचिएगा कि ये पुराने आ चुके हैं, रिपीट नहीं होंगे। इसी टाइप पे, इसी पैटर्न पे ही क्वेश्चन हर साल बनते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, सृजनात्मकता से रिलेटेड क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, यानी किस टाइप के बच्चों को आप सृजनात्मक बोलेंगे। पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो, यानी कि कोई भी समस्या का समाधान तुरंत कर ले, ठीक है। ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, केवल वो ड्राइंग पेंटिंग कर रहा है। बहुत बुद्धिमान है, क्या बुद्धिमान होगा तो क्या जरूरी है कि वो सृजनात्मक होगा, कोई जरूरी नहीं है। परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने वाला योग्य, यानी कि जो हर बार अच्छे अंक प्राप्त कर रहा है, क्या वो सृजनात्मक होगा, कोई जरूरी है कि उस मीन्स वो उसकी सृजन क्षमता जो है वो अच्छी हो, यानी कि इसमें कौन सा हो जाएगा, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा। जो बच्चा होगा वो तुरंत, यानी सृजनात्मक विद्यार्थी क्या होगा, उसके अंदर की अगर आपको क्वालिटी जज करनी है तो आप कोई भी समस्या पूछेंगे, वो तुरंत अगर समस्या का समाधान कर रहा है, बहुत ही बारीकी से किसी चीज़ को सोच रहा है, तो यानी कि बच्चा सृजनशील है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास, यानी उसका जो स्वस्थ शारीरिक विकास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कथन सही है, क्योंकि शारीरिक विकास, ये बोल रहा है कि क्या ये जो कथन कहा गया है क्या ये सही है। अगर सही है तो इसका कारण दिया गया है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है, ठीक है। आपको जब विकास की अवधारणा पढ़ाई थी तो उसमें मैंने शायद ये चीज़ आपको याद होगी, शायद कि मैंने ये चीज़ बताई थी, ठीक है। तब भी आप ध्यान दीजिए आगे। गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन, कह रहा है कि गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। और डी ऑप्शन कह रहा है सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। जो इसका सबसे सटीक आंसर होगा वो सही है, ए ऑप्शन है, क्योंकि सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है। अगर आपका शारीरिक विकास स्वस्थ है, स्वस्थ मन में ही स्वस्थ स्वस्थ मन का निवास होता है, कहते भी हैं। तो यानी कि अगर स्वस्थ शरीर होगा तो आपका हर चीज़ में मन लगता है, यानी कि एक दूसरे से क्या है, अंतः संबंधित हैं। ये तो आपको खुद भी पता होगा कि अगर आप स्वस्थ होंगे तो आपका मानसिक विकास भी बहुत अच्छा होगा, आप बहुत जल्दी बातों को कैच करेंगे, सीखने में भी आपका मन लगेगा। तो यानी कि सही है, क्योंकि ये एक दूसरे से अंतः संबंधित है, ठीक है। अगर बच्चा स्वस्थ नहीं होगा तो उसका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इरफान खिलौनों को तोड़ देता है, ठीक है। आप देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। एक बच्चा है जिसका नाम इरफान है, वो खिलौनों को तोड़ देता है और उसके बाद वो अलग अलग कर देता है। आप क्या करोगे, अगर आप टीचर हो तो आप क्या करोगे। ऑप्शन बोल रहा है कि उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट है, इरफान को खिलौनों से कभी भी खेलने नहीं देंगे। ऐसा करने से बच्चे के अंदर निगेटिविटी आएगी और हमें निगेटिविटी नहीं लानी है बच्चे के अंदर। सी ऑप्शन कह रहा उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, बच्चा इरिटेट हो जाएगा। ठीक है, बच्चे के अंदर हीन भावना आएगी कि आप पीछे पीछे उसके लगे रहते हैं। नेक्स्ट है, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे। ये सबसे पॉजिटिव आंसर है, क्योंकि आप बच्चे की जिज्ञासु स्वभाव को, यानी बच्चा कुछ नया करना चाहता है। हो सकता है बच्चे ने जो भी पुर्जे अलग किए हैं तो कुछ ना कुछ बच्चे ने सोचा होगा। जब भी क्वेश्चन का कनेक्शन आपको दिखाई दे वही ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन सही माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए, बच्चा जिज्ञासु प्रवृत्ति का है तो वो रचनात्मक कार्य पे बल दे रहा है। यहाँ पे प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे, यानी कि उसको आप सही शिक्षा देंगे कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, बच्चा इंटरेस्ट लेगा और बच्चा अपने मन की बात को भी बताएगा। बच्चे के विकास के नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो बच्चे के विकास, ध्यान दीजिएगा, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। जो भी विकास के सिद्धांत हैं उसको समझना शिक्षक की क्या सहायता करता है, ध्यान दीजिएगा। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैली को प्रभावी रूप से संबोधन करने में, जो उनकी भिन्न अधिगम शैली है, यानी कोई बच्चा है वो जल्दी समझ जाता है, कोई बच्चा है देर से समझता है, किसी को वही चीज़ जो आप पढ़ा रहे हैं वही चीज़ बहुत देर में समझ में आएगी, किसी को बहुत थोड़ा लेट में समझ में आएगी। तो अगर आपको विकास के सिद्धांत पता है तो आप क्या करेंगे, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैली को प्रभावी रूप से संबोधन करने में, यानी आसानी होगी समझने में। नेक्स्ट, अभी पहले हम और भी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। जो भी बच्चे का सामाजिक स्तर है आप उसको पहचानें। सामाजिक स्तर को पहचानने से क्या मतलब है बताइए। यहाँ पे विकास के सिद्धांतों को क्यों आप जानते हैं, ताकि आप उसके सामाजिक स्तर को पहचानें। आपको बच्चे को शिक्षित करना है, सामाजिक स्तर से उसका क्या मतलब है। शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि के बारे में आप जानेंगे, उसके वो कितना रिच है कितना पुअर है, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है। शिक्षार्थी को क्या पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में, यानी कि आपको विकास के सिद्धांतों से केवल यही मतलब नहीं है कि शिक्षार्थी को क्या पढ़ाना चाहिए। अगर आप उसके जो भी बच्चे हैं, हमें विकास के सिद्धांत हमें यही बताते हैं कि बच्चों की अधिगम शैली जो होती है वो बच्चे की अधिगम शैली, यानी कि मतलब है कि कोई बच्चा कितना जल्दी समझता है, कोई कितनी देर में समझता है, इससे मतलब है। ठीक है, तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैली को प्रभावी रूप से संबोधन करने में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हम 15 क्वेश्चंस रखते हैं। ठीक है, 15 ये हमारे, मैंने कोशिश की है कि पेडागोजी के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जिनसे आपको डर लगता है वे मैं सारे क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आऊँ, ताकि आपके मन का जो भय है वो पहले दूर हो जाए, क्योंकि सबसे पहला आपको मन का भय दूर करना है। ठीक है, सबको लगता है कि पेडागोजी के क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं, पेडागोजी के क्वेश्चन कोई टफ नहीं होते हैं। पेडागोजी सबसे आसान टॉपिक होता है। ठीक है, ये जूनियर लेवल सीटेट के पेपर हमने उठाए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमने उठाए हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके सभी पेपर्स अच्छे से करा सकूं, ताकि अगर आप मेरे साथ मेरी क्लास में जुड़े रहते हैं तो मैं गारंटी देती हूं कि आपके 30 में से 30 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसी तरह से समझने की यही एबिलिटी आप रोज़ लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो आपको बहुत ही आसानी के साथ क्वेश्चंस करने में बहुत ही आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा सकूं, ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कि पैटर्न क्या होता है, कैसा होता है, और बहुत आर्ट साइड वाले बच्चे होते हैं, बहुत सारे साइंस साइड वाले बच्चे होते हैं। तो आज मीन्स मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, मैं इसमें ये बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि उस चीज़ को भी, उसके मीन्स इस कन्फ्यूज़न को क्लियर कर दिया जाए। तो मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इसी पे होगा। सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर का पेपर दिखा के बताऊँगी कि क्या क्या कैसा कैसा आता है, पेपर किस टाइप का होता है, तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ टाइम पर मिलते रहें। थैंक यू।